हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ सीडीपी का क्वेश्चंस करेंगे जो कि सीटेट और रीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। और ये जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर रहेंगे, जो आप लोगों को एक रिवीजन और प्रैक्टिस सेट के रूप में रहेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। ओके, तो कौन सा ऐसा कारक है जो बच्चे के विकास के लिए प्रभावित करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है आनुवांशिकता, ऑप्शन बी है पर्यावरण, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए फ्रेंड, जो आपका रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो क्वेश्चन रहेंगे वो ऐसे ही रहेंगे क्वेश्चन जैसे सीटेट में क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। तो ठीक है, आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, ये सीटेट में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, जो बच्चे का विकास होता है वो उसमें हमारा क्या होता है कि जो आनुवांशिकता का भी असर होता है और पर्यावरण का भी, दोनों मिलकर उसको प्रभावित करते हैं बाल विकास को। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आनुवांशिकता भी रहेगा और पर्यावरण भी रहेगा। बच्चे के विकास के लिए दोनों प्रभावित है, दोनों इंपॉर्टेंट ही है, किसी एक को लेकर के बच्चे का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर दो है फ्रेंड, बाल विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है। ठीक है, बाल विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है विकास एक सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है सभी बच्चे एक ही गति से बढ़ते हैं, और ऑप्शन सी है विकास केवल आनुवंशिकी पर निर्भर करता है। तो ठीक है, तो बताइए आप लोग कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जो बाल विकास है उसका प्रमुख सिद्धांत क्या होता है फ्रेंड। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि जो भी निगेटिव वर्ड होते हैं उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। जैसे कि देखिए, विकास केवल आनुवंशिकता पर, मैं अभी बताई हूँ कि जो विकास, बच्चे का जो विकास होता है वो दोनों आनुवंशिकता को का भी असर होता है और पर्यावरण का भी असर होता है। तो केवल आनुवंशिकता, ये जो केवल वर्ड है ये निगेटिव वर्ड है फ्रेंड, तो इसको आप लोग नकारात्मक है ये, तो ये तो कट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और देखिए ऑप्शन ए क्या है, और विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो विकास है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी भी रुकती नहीं है। और जो वृद्धि होता है फ्रेंड वो एक लिमिटेड रहता है। वो वृद्धि क्या है, जैसे हम लोगों का बढ़ना, हमारे हाथ पैर का बढ़ना, उंगलियों का बढ़ना, ये सब वृद्धि में आते हैं। और जो विकास है ये इसके साथ साथ हमारे जो मेंटल होते हैं हम लोगों का दिमाग, और अदर हम लोगों को जब जो बाह्य विकास होता है। ठीक है, तो इसका एक सतत, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है विकास। और ऑप्शन बी है सभी बच्चे एक ही गति से बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, ये गलत है, क्योंकि सबका अपना अपना जीन्स होता है, चीज़ें होती हैं, सब लोग एक जैसे नहीं हो, सभी बच्चे एक जैसे हो ही नहीं सकते। ना ही इस धरती पे सभी आदमी एक जैसे हैं, ना ही जानवर, ना ही बच्चे। तो ये भी गलत चीज़ें हैं। ठीक है फ्रेंड, और पर्यावरण विकास को प्रभावित नहीं करता। देखिए, मैं अभी आपको बताई हूँ कि जो विकास है, जो बच्चे का विकास है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों उसको मिल के प्रभावित करते हैं। तो किसी एक के मिल जाने से विकास नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन डी भी गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड, ऑप्शन ए राइट होगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो स्कैफोल्डिंग की अवधारणा है वो किसने दी थी फ्रेंड। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्रूनर, ऑप्शन बी है प्याजे, और ऑप्शन सी है वाइगोस्की, और ऑप्शन डी है थांडाइक। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो है
इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? आप लोग अगर सीडीपी पढ़े होंगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, तो आप लोगों को ये चीज़ें याद होंगी कि जो इसका फोल्डिंग है, इसका जो सिद्धांत है, ये किसने दिया था फ्रेंड, किसने कहा था? प्लीज़ आप लोग बताइएगा। तो देखिए मैं बता देती हूँ कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन सी इसका राइट होगा, वायगोस्की। वायगोस्की ने ही जो ZPD का हिस्सा जो था, जिससे सहायक मतलब जो शिक्षण की बातें की जाती थी उसके लिए सहायक होता था, तो ये चीज़ें वायगोस्की ने कहा था, इसका फोल्डिंग का सिद्धांत अवधारणा जो दी थी। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना फ्रेंड? हाँ देखिए, पूरा दिखेगा। कौन सा सिद्धांत बच्चों के विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को सबसे अच्छा समझता है या समझाता है, समझता है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, जो जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। और ऑप्शन बी है वैगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और ऑप्शन डी है थर्नडाइक का प्रेरणा प्रेरणा सिद्धांत। और ऑप्शन डी है ब्रूनर का खोज आधारित सिद्धांत शिक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? कौन सा ऐसा जो सिद्धांत है वो बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को सबसे अच्छा समझाता है? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, यही जहाँ पे अगर सामाजिक और सांस्कृतिक ये दोनों वर्ड आते हैं विकास से रिलेटेड, तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो वाइगोस्की ही है। ठीक है, इन्हीं का ये सिद्धांत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD की अवधारणा किसने दी? ठीक है फ्रेंड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए ये ZPD का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कभी कभी क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म पे पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप लोग इसका याद रखिएगा फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है वेगोस्की, ऑप्शन बी है प्याजे, और ऑप्शन सी है कोहलबर्ग, और ऑप्शन डी है स्कीनर। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। वेगोस्की वैगोस्की है जो ZPD का जो अवधारणा दी थी। ठीक है फ्रेंड, और ये जो ZPD एक बच्चे की वर्तमान और संभावित अधिगम क्षमता के बीच का अंतर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे क्या कर सकते हैं? ठीक है, जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अमूर्त सोच, ऑप्शन बी है तर्क और समस्या समाधान, और ऑप्शन सी है वस्तुओं का मानसिक पुनर्निर्माण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे क्या कर सकते हैं फ्रेंड? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, तर्क और समस्या समाधान कर सकते हैं। ठीक है, समस्याओं को अपने हल करना शुरू कर सकते हैं इसमें, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में पहला स्तर क्या है? ठीक है, पहला स्तर क्या है? तो ऑप्शन ए है उत्तर परंपरागत स्तर, ऑप्शन बी है परंपरागत स्तर, और ऑप्शन सी है पूर्व परंपरागत स्तर, और ऑप्शन डी है सामाजिक अनुबंधन स्तर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में पहला स्तर क्या है? ठीक है, आप लोग बताइए कि इसका पहला स्तर क्या है फ्रेंड? आप लोग बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए
आप लोग को अगर जो भी लगे कि ये सही है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आप लोग एक रफ और एक पेन लेके बैठिए, जिससे आप लोगों का आकलन हो सके कि इस जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी उसमें से आप लोगों का कितना राइट हो रहा है, कितना रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, आप लोगों का ये एक टेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग एक रफ और एक पेन लेके जरूर बैठिए। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है, नैतिक विकास के सिद्धांत में पहला स्तर जो है वो पूर्व परंपरागत स्तर है। ठीक है फ्रेंड, जिसमें जिसमें बच्चे निर्णय अपने व्यक्तिगत लाभ और सजा से बचने के आधार पर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है शिक्षण शिक्षक के दृष्टिकोण को केंद्र में रखना। ऑप्शन बी है बच्चे की जिज्ञासा और रुचि को बढ़ावा देना। और ऑप्शन सी है परीक्षा निर्माणों पर जोर देना। और ऑप्शन डी है अनुशासन को प्राथमिकता देना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, और देखिए ये भी क्वेश्चन 2020 में सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड। आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से लगेगा कि आप लोग को सारे ही सही हैं, लेकिन चीज़ें जो निगेटिविटी है वो हर समय यही एक आप लोग मोटिव रखिएगा माइंड में कि हर बार बच्ची के जो शिक्षा है और वो किस प्रकार से कितने भी इजी वे में वो सीख सकता है, बस उसी को अपना मुख्य केंद्र बनाइएगा। तभी आप लोग जो है वो क्वेश्चन अपना सही कर पाएंगे। देखिए इसमें क्या है कि शिक्षक के दृष्टिकोण को केंद्र में रखना। देखिए अगर हम शिक्षक को दृष्टिकोण को केंद्र में रखेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, हमको तो उनको सिखाना है ना, तो उनको बच्चे को इम्पोर्टेंट देना जरूरी है। तो ऑप्शन ए इसका गलत है। देखिए ऑप्शन सी क्या है, परीक्षा निर्माणों पर जोर देना, परिमाणों पर जोर देना। तो परीक्षा पर कोई कोई क्या होता है कि 90% ला के भी वो उतने तेज़ नहीं होते हैं, बस पढ़ाई में तेज़ होते हैं। तो जो बालक का विकास है वो हर वे में होना चाहिए, पढ़ाई में भी, खेल कूद में भी, और एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं, माइंड एक्टिविटी, सारी चीज़ों में। बस ये थोड़ी है कि बस बच्चा पढ़ रहा है तो बस पढ़ने में तेज़ हो, तो उनके परीक्षा परिमाणों पर जोर देना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन सी भी गलत है। और अनुशासन को प्राथमिकता देना, ऐसा थोड़ी है कि बस हम अनुशासित बच्चे को रखे रहें, और अनुशासित करने से बच्चे डर भी जाते हैं। तो क्या होता है कि वो डर डर के कुछ नहीं सीख सकते जब तक आप उनको खेल खेल में कुछ न सिखाइए। तो ऑप्शन डी भी इसका गलत है। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, बच्चे की जिज्ञासा और रुचि को बढ़ावा देना। कभी कभी उसको हमेशा ही बच्चे का जो जिज्ञासा है, जिसमें उसकी रुचि है, उसको हम बढ़ावा देते रहें कि नहीं आप और अच्छा कर सकते हो, आप कर लेंगे, आप कर रहे हो। अगर वो 1% कर रहा है तो आप उसको जो उसकी जिज्ञासा है आप उसको प्रोत्साहन दीजिए 5-10%, तभी वो आगे और बढ़ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक संतुलन असंतुलन क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सीखने की असमर्थता। ऑप्शन बी है नई जानकारी को समायोजित करने की प्रक्रिया। और ऑप्शन सी है मौजूदा ज्ञान और नई जानकारी के बीच का संघर्ष। और ऑप्शन डी है सीखने में रुचि की कमी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्याजे के संज्ञानात्मक असंतुलन का क्या है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, मौजूदा ज्ञान और नई जानकारी के बीच का संघर्ष। वो हमेशा ही नई चीज़ों को खोजता रहेगा, चीज़ें करते रहेंगे बच्चे, तो उस पर ये असंतुलन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, गणितीय समस्या को हल करने के लिए शिक्षक कौन सी विधि सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष शिक्षण। ऑप्शन बी है खोज आधारित शिक्षण। और ऑप्शन सी है समूह चर्चा। ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अंकगणितीय समस्या को हल करने के लिए शिक्षक कौन सी विधि सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं? ठीक है, तो जो गणितीय समस्या को हल करने के लिए जो सबसे अच्छी विधि होती है फ्रेंड, वो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, खोज आधारित शिक्षण। बच्चे अपने से ही उसको एनालाइज करें कि इसका क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, वो ज़्यादा उनके जो यह जो पद्धति है बच्चों को सक्रिय रूप से समस्या हल करने के में जो है शामिल कर सकती है। ठीक है, बच्चे इसमें एक्टिव रहेंगे कि नहीं अपने से अगर जो करेंगे। और अगर प्रत्यक्ष शिक्षण करा जाता है उससे भी कोई मतलब नहीं रहेगा, समूह चर्चा वो भी कोई इतना लाभदायक नहीं रहेगा। सबसे अच्छा जो है वो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, खोज आधारित शिक्षण पे। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, बाल मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है फ्रेंड? आप पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है प्याजे, ऑप्शन बी है फ्रायड, ऑप्शन सी है वाटसन और ऑप्शन डी है गैसल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो अब मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी टेलीग्राम चैनल का, तो आप लोग वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए इसका राइट ऑप्शन बताइए कि 11 का बाल मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? तो देखिए, जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इसका राइट होगा, प्याजे को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिगम की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है अनुभव, ऑप्शन बी है अभ्यास, ऑप्शन सी है प्रेरणा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? अधिगम की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? आप लोग बताइएगा। अधिगम मीन्स होता है सीखना, आप लोगों को पता होगा ये। ठीक है, तो अधिगम की जो प्रक्रिया है वो किस पर निर्भर करती है फ्रेंड? देखिए, वो अनुभव से ही आता है, अधिगम अनुभव से भी आता है और अभ्यास से भी अधिगम आते हैं। और किसी को हम प्रेरणा देते हैं तभी वो कुछ सीख सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर ये ऑप्शन उपरोक्त सभी नहीं रह के और इसमें से रहेगा कि इसमें से कोई नहीं, ठीक है, अगर ये ऑप्शन में दिया रहेगा तब क्या होगा? तब तो आपको लगेगा कि अनुभव सही है, मैम बता रही थी कि इसमें से तीनों राइट है तो इनमें से कोई नहीं, तो ये तो गलत क्वेश्चन है। देखिए, गलत नहीं है, जो सबसे ज़्यादा बच्चे जिससे सीखते हैं, हम जो सबसे अच्छा ऑप्शन है मैं उसको हम लोग चूज़ करेंगे। तो ये क्या होगा कि बच्चे सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं किसी काम को अपने से करके। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तभी अभ्यास। जब रहेगा यहाँ पे कि उपरोक्त में से सभी हटा के अगर ये इसमें रहेगा कि कोई अदर ऑप्शन दे दिया या फिर इसमें बोल दिया कि इनमें से कोई नहीं, अगर ये चीज़ें रहेंगी तो फिर अभ्यास इसका राइट ऑप्शन होगा। और अभी के लिए उपरोक्त सभी है तो इसका राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी है। देखिए, ऐसे एक क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं, तो इसी का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मॉडलिंग का उपयोग किस सिद्धांत में किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी बी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत और ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक सिद्धांत और ऑप्शन डी है रचनावादी सिद्धांत। ठीक है, तो इसका बताइए कि 13 का राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? 13 का राइट ऑप्शन क्या होगा? जो मॉडलिंग का उपयोग किस सिद्धांत में किया जाता है फ्रेंड? मॉडलिंग का उपयोग किस सिद्धांत में किया जाता है? तो देखिए, मैं बताती हूँ आप लोग को, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इसका राइट होगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसी में जो मॉडलिंग का जो सिद्धांत दिए थे वो कौन दिया था फ्रेंड? तो देखिए, ये जो मॉडलिंग का जो सिद्धांत दिए थे वो बेंडूरा जी दिए थे। ठीक है, बेंडूरा ने ही जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये दिया है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे।
क्वेश्चन नंबर 14 है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? तो ऑप्शन ए है हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन बी है प्याजे, और ऑप्शन सी है ब्रूनर, और ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। देखिए फ्रेंड, ये भी सीटेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है सारे ही प्रीवियस ईयर के हैं, और अगर आप लोगों को तैयारी अच्छी खासी करनी है तो प्रीवियस ईयर उठाइए और प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। आपका 50% वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मल्टीपल एजेंसी इंटेलिजेंस थ्योरी जो दिए थे वो हार्वर्ड गार्डनर दिए थे। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड। गार्डनर ने ही जो मानव का बुद्धिमत्ता को अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया था, वो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिए थे, तो हार्वर्ड गार्डनर थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखने में भाषा का उपयोग सबसे अधिक किस सिद्धांत में महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन बी है प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन सी है ब्रूनर का खोज आधारित शिक्षण, और ऑप्शन डी है स्कीनर का व्यवहारवाद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? सॉरी, सीखने में भाषा का उपयोग सबसे अधिक सिद्धांत किस में महत्वपूर्ण है फ्रेंड? देखिए, अगर किसी बच्चे को अगर कुछ सीखना है तो उसको सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत जो है, ये जो वाइगोत्स्की का है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये जो है भाषा सीखने में मुख्य माध्यम है, मुख्य भूमिका निभाता है, जो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ठीक है फ्रेंड, किसी भी बच्चे के ज़्यादा विकास में, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधार संरचना की अवधारणा किससे संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्याजे, ऑप्शन बी है वाइगोस्की, और ऑप्शन सी है कोहलबर्ग, और ऑप्शन डी है ब्रूनर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? आधार संरचना की अवधारणा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है फ्रेंड? ऑप्शन इसका क्या होगा सही 16 का? तो जो आधार संरचना जो की इसकी जो अवधारणा है वो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, प्याजे से संबंधित है फ्रेंड। ठीक है, प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का एक ही ये हिस्सा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है सज़ा, ऑप्शन बी है पुरस्कार, ऑप्शन सी है आंतरिक प्रेरणा, और ऑप्शन डी है बाहरी प्रेरणा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक क्या है? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। देखिए क्या होता है कि हम कभी, देखिए पहले तो मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ कि कभी भी जो बच्चे जब भी कोई भी, चाहे बच्चा हो चाहे इंसान कोई भी एडल्ट हो, अगर जो अपने अंदर से कोई चीज़ सीखने की जो प्रेरणा है अंदर से उसके नहीं आता है, तभी भी आप उसको कुछ भी नहीं सिखा सकते। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं होती है। तो देखिए जो जो आंतरिक प्रेरणा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बच्चे का जो प्रेरक शक्ति सीखने में सबसे इम्पॉर्टेंट है। कभी भी हम किसी को पुरस्कार दे के कि नहीं, कभी कभी होता है ना कि आप कि कोई माता पिता के अपने बच्चे को बोलता है कि आप 90% मार्क्स लाओ, मैं आपको ये गिफ्ट करूँगी, आपको साइकिल या मोबाइल ये मिलेगा। तो ये चीज़ें सही नहीं होती हैं, हालांकि कुछ जगह ठीक होती हैं, लेकिन ये अच्छी नहीं होती हैं कि आप किसी को कुछ लालच दे के आप उसको ये करो, क्योंकि वो वहीं तक सीमित रह जाएगा फ्रेंड। बस उसको ये लगेगा कि हम 90% मार्क्स लाएंगे तो मुझे मोबाइल मिलेगा, बस यही चीज़ें इतनी तक सीमित हो जाएंगी। फिर आप अगर वो कुछ और कर रहा है, फिर आप उसको फिर वो कोई भी प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं तो फिर वो नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है कि किसी को अंदर से ये आना चाहिए प्रेरणा कि हम ये चीज़ सीखेंगे, तभी वो ज़्यादा पावरफुल रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ किस प्रकार के अधिगम में उपयोगी है। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है व्यवहारवादी अधिगम, ऑप्शन बी है रचनावादी अधिगम, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक अधिगम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ किस प्रकार के अधिगम में उपयोगी है? देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, रचनावादी अधिगम। ठीक है, रचनावादी जो अधिगम होते हैं वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के प्रकार में अधिगम में उपयोगी होते हैं। ठीक है, बहुत लड़के जो होते हैं ना, क्रिएटिविटी हर समय उनके जो दिमाग में एक खुराफात चलता रहता है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये चीज़ ऐसे बना सकता हूँ, ये एक्टिविटी होनी चाहिए हर किसी में। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाल अधिगम में शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, बाल अधिगम में जो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है फ्रेंड? तो ऑप्शन ए है विषय का गहरा ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन बी है बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है परीक्षा के लिए तैयारी कराना और ऑप्शन डी है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? बाल अधिगम में शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है वो अगर किसी भी बच्चे को कुछ सिखाना है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यही बस पूछा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, देखिए वही बात होता है कि जो स्वायत्तता को बढ़ावा देना बच्चे की। ठीक है, वही वो अंदर आत्मा से उसको प्रेरणा देना कि वो अपने से उसको अंदर ये लगे कि मैं ये चीज़ सीख सकता हूँ या फिर मुझे सीखना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। परीक्षा के लिए तैयारी कराना ये तो गलत नहीं है। क्या हम बस उसको यही इतना ही पढ़ाएंगे कि बस वो एग्ज़ाम में क्वालिफाइड कर जाए, बस बात ख़त्म? ऐसा नहीं हो सकता। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये भी चीज़ें सही है नहीं, हालांकि सही है लेकिन अनुशासन के साथ साथ पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ये है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक निर्णय किस पर आधारित होते हैं। तो ऑप्शन ए है सामाजिक मानदंड और ऑप्शन बी है व्यक्तिगत सिद्धांत और ऑप्शन सी है परिणाम और ऑप्शन डी है दोनों, ए और बी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक निर्णय किस पर आधारित होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? प्लीज़ आप लोग बताइए, प्लीज़ आप लोग बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक निर्णय किस पर आधारित होते हैं फ्रेंड? किस पर आधारित होते हैं? सामाजिक मानदंड पे आधारित होते हैं कि व्यक्तिगत सिद्धांत पे या फिर परिणाम पे या फिर दोनों पे, ए और बी। तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ए और बी इसमें दोनों सही है, सामाजिक मानदंड भी और व्यक्तिगत सिद्धांत भी। ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक निर्णय के आधारित, उसी पे आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे इसका जो है उत्तर कुंजी है। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल पे वहाँ से जुड़िए, वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और यूज़फुल रहा होगा। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा फ्रेंड, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे हर एक एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे आप लोग प्लीज़ एक बार मेरे प्लेलिस्ट जाके मेरा चेक करिएगा, आप लोगों को वहाँ पे जो हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, हिंदी का, सारे का प्लेलिस्ट मिलेगा आप लोगों को, और स्टैटिक जीके का और ये सीडीपी का रहेगा। हर दिन क्लास आते रहते हैं किसी न किसी पे।
CDP पे भी और हिस्ट्री पे भी सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पे बने रहिए और चैनल को शेयर करिए अधिक से अधिक। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच, और स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड, और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद।